इस सेशन में नीट 2026 के केमिस्ट्री पेपर में जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिए गए, कौन से टॉपिक से लिए गए और इन क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे अप्रोच किया जाए और सॉल्व करें। ठीक है, यही पार्ट आपको नोटिस करना है इस सेशन में। मेरे साथ में आप फॉलो करते जाइए कैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं और इस पूरे पेपर का एनालिसिस भी करते जाइए। ठीक है, आपका रिवीजन भी साथ में होने वाला है। आप ध्यान दीजिए भाई केयरफुली। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते ही आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल, ये आपके कॉम्प्लेक्स दिए। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ से? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया। कहाँ से पूछा गया? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। बराबर है, ठीक है। और बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे ना जाए ऐसे हो ही नहीं सकता। ये ऐसे दो धुरंधर चैप्टर हैं जो हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बच्चों को क्या करते हैं? मार्क्स दिलाने के लिए आते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया और यहाँ पे शेप या ज्योमेट्री दिया गया। अगर आप चाहें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट तरीका फॉलो करिए जो मैं तरीका फॉलो करने वाला हूँ। बराबर है, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उसको फॉलो करिए कम समय में। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्टाहेड्रल तो कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, सभी को मालूम है। बेटा अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो कॉम्प्लेक्स में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। स्क्वायर प्लानर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का कितना होगा? 4। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का कितना होना चाहिए? 4। ये कहानी है। अब चेक करिए बेटा यहाँ पे केवल एक ही ऑक्टाहेड्रल दिया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। चेक करिए कोई यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है क्या जिसमें 6 लिगेंड्स हैं? बेटा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। लीजिए आपका बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, बी का फर्स्ट। बराबर है ना भाई। अगर आप चाहें वीपीटी थ्योरी यूज कर सकते हैं और यूज करके यही आंसर आएगा। ठीक है, यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा, हम सीधी बात कोऑर्डिनेशन नंबर से हमने डिसाइड कर लिया। बी का 1, बी का 3 दिया है, बी का 4 दिया है, बी का 1, हाँ बी का 1, ये आपका बी का 1। हमारा आंसर 3rd एंड 4th में लाइक कर रहा है। आगे चलते हैं। बेटा ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का भी एक ही दिया हुआ है। ठीक है, एक ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बेटा यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका जो बॉटम वाला कॉम्प्लेक्स दिया है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है? 5 दिया है। बराबर है, तो क्या हो गया? 5D का क्या हो गया? सेकेंड। बेटा डी का सेकेंड और डी का सेकेंड, बात नहीं बना। आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट जो आप सीखने वाले, फोकस करना भाई केयरफुली। हमारे पास में बचे हुए 2 कॉम्प्लेक्स हैं और ए और सी। ठीक है, और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या है? 4 है। आप ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे अगर आप देखें इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम है ये आपका 5D सीरीज को बिलोंग करता है। हमेशा दिमाग में रखें कभी भी कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल एटम 4D सीरीज से आ जाए या 5D सीरीज से आ जाए, इसका मतलब क्या है? 5th पीरियड से हो या 6th पीरियड से हो। बराबर है, 4D सीरीज से आ जाए या 5D सीरीज से आ जाए। बराबर है, वहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ लिगेंड कंसीडर नहीं करना है, सीधा आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। क्योंकि ये क्या करते हैं, इनकी CFSE वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से खुद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना शुरू कर देते हैं। बराबर है ना भाई, ये आपको हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपका ये दिया हुआ है आपका 4D या आपका 5D, ये आपका प्लेटिनम निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ये आपका आ गया 5D सीरीज से। बराबर है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए? DsP2 हो गया। अगर DsP2 है बेटा ये किस में चला गया? स्क्वायर प्लानर में चला गया। ये कहानी है। कहाँ है भाई स्क्वायर प्लानर? ये आपका हो गया। मतलब क्या है कि A का 3rd हो गया। सही जा रहा है। अगर A का 3rd है तो ऑफकोर्स C का आपका खाली 4th होना चाहिए। C का 4th क्यों होना चाहिए समझते हैं। बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम है 3D सीरीज का है, मतलब 4th पीरियड का दिया गया। और कभी भी कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का या 4th पीरियड का दिया जाए तो वहाँ पर इफेक्ट ऑफ लिगेंड कंसीडर करना है। वीक फील्ड लिगेंड नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक करिए यहाँ पे हेलोजन दिया हुआ है
और हाइड्रोजन क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होगा, मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उन रूल फॉलो करेंगे। अब एज ए रिजल्ट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा, जब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। sp3 होने की वजह से इसका शेप क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। हो गया ना भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा, बराबर है, ऑर्बिटल नोटेशन नहीं लिखा, बराबर है, इफेक्ट ऑफ लिगेंड ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं किया, रफली मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया, मैंने एलैबोरेट किया हुआ है, इस वजह से कुछ समय लग गया। अदरवाइज आप डायरेक्टली 10 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को क्रैक करके आप आगे बढ़ सकते थे, बराबर है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मिला ए का क्या मिला, थर्ड। कहाँ है भाई, ए का थर्ड, ए का फोर्थ, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर। सी का 4 है बेटा, सी का 4 दिया है, ये आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे मैंने शुरुआत में बोला बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन पेपर, हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आप पिक करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से मिलने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से या केमिकल बॉन्डिंग से, बराबर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से दिया गया बेटा, केमिकल बॉन्डिंग से दिया गया। ध्यान दीजिए केयरफुली। आपसे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3, बराबर है, ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इट हैज टी शेप एंड लोन पेयर। तो पहले आप शेप एंड लोन पेयर निकाल ले, फिर इसके बाद में चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। चेक करिए भाई, बेटा ये आपका ClF3 दिया हुआ है। आगे चलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, हाँ सेंट्रल मेटल नहीं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और साइड वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बेटा ये इंटर हैलोजन कंपाउंड हो गए, इंटर हैलोजन कंपाउंड। मैंने लिया सेंट्रल एटम, बराबर क्लोरीन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, बराबर है। कितने फ्लोरीन अटैच है, 3। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, बराबर है। तो इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3, और कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हो गए। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। बेटा जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कितने लोन पेयर हैं, 2, तो कन्वर्ट कर लिया सिग्मा बॉन्ड में, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया, बराबर है। आगे चलते हैं। अब देखिए अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। अच्छी बात है ना भाई, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखिए ये जो इसका जो शेप ज्योमेट्री निकला हुआ है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बेटा यहाँ पे Cl हो गया। आगे चलते हैं। इसके पास में 2 लोन पेयर हैं, और लोन पेयर के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा ये लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है तो हमेशा उस जगह रखा जाता है जहाँ पर रिपल्सन कम हो, बराबर है। तो हम हमेशा इनको कहाँ पे रखेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन में रखेंगे। बेटा ये इक्विटोरियल पोजीशन है, ये इक्विटोरियल पोजीशन है, और ये आपका इक्विटोरियल पोजीशन हो गया। 2 लोन पेयर हैं, लीजिए एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे रखा और एक लोन पेयर यहाँ पे रखा, और ये आपका ऑर्बिटल मैंने शो कर दिया, बराबर है। इस पोर्शन को आप हाइड कर दीजिए। बाकी जगह पर आप क्या करिए, फ्लोरीन पहले एक्सियल पोजीशन में रखिए, जब पूरा एक्सियल पोजीशन फुल हो जाए तो बाकी बचा हुआ पोर्शन इक्विटोरियल पोजीशन में रखिए। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो लुक कैसे आ रहा है बेटा, टी शेप। यहाँ पे अगर आप देखें ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये आपका टी शेप आ गया। टी शेप और 2 लोन पेयर चेक करते हैं। इट हैज टी शेप, ठीक है ना बेटा। 3 लोन पेयर गलत हो गया, इट हैज टी शेप, 2 लोन पेयर, लीजिए सेकेंड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है बेटा, लोन पेयर आने की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा माना जाता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं रहेगा, गलत हो गया। प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री नहीं रहेगा, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आ गया। बिल्कुल ऑब्जर्व करते जाइए मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, फॉलो करते जाइए मेरे साथ में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया, कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, ये कौन से आइसोमरेज में शो करेंगे, बराबर है। ये कौन से आइसोमरेज में शो करेंगे, ध्यान देना भाई केयरफुली। अब देखिए ऑप्टिकल सॉल्वेट ज्योमेट्रिकल लिंकेज, ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हैं, 1 बाई 1 फॉलो करते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना दिया है, 4 दिया है, तो ये टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लानर हो सकता है। चेक करिए बेटा, जो सेंट्रल मेटल एटम दिया हुआ है ये आपका 5D सीरीज का है, 5D सीरीज का, बराबर है, 6th पीरियड का आ गया। मतलब क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएंगे। इवन इफ वीक फील्ड लिगेंड है, लिगेंड का इफेक्ट आपको कंसीडर ही नहीं करना है। अगर 4D 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम में सीधा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराइए, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा, DsP2, और किस में चला गया, आपका स्क्वायर प्लानर में चला गया। अच्छी बात है। अब देखिए जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करते, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता। कैसा, स्लाइस कट सिमेट्री, जैसे ब्रेड होता है ना बेटा, ब्रेड को ऐसे स्लाइस कट करेंगे, सिमिलरली स्क्वायर प्लानर को भी साइड से कट करिए, तो इसे 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छी बात है। मतलब क्या है कि ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करते। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं? हाँ बिल्कुल शो करते हैं। बट जितने भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करते। एक लिस्ट छोटी सी शेयर करता है आपके साथ में, उसे फॉलो करिए बेटा। ये आपका अगर कॉम्प्लेक्स दिया है Ma2B2 के फॉर्म में, यूनिडेंटेड लिगेंड दिए हुए हैं, फिर इसके बाद में Ma2BC हो गया, बराबर है, Ma2B2 Ma2BC MABCD हो गया। इस फॉर्मेट में अगर कॉम्प्लेक्स दिया है, डाइडेंटेड लिगेंड ये आपका अनसिमेट्रिकल होल ट्वाइस हो गया, ये आपका MAB और इसके बाद में आपका CD हो गया। ये 5 अगर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस देखें बेटा, खाली यही GI शो करेंगे, बाकी कोई भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स GI नहीं शो करता। तो ये लिस्ट छोटा सा है, याद कर लेना, ये खाली वक्त बचाएगा आपका, और यही तो हमें चाहिए, यही हमें चाहिए, बराबर है। ये 5 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है जो GI शो करेंगे। चेक करिए, Ma2B2 ये कॉम्प्लेक्स आपका दिया है इस फॉर्मेट में, ये GI शो करेगा। लीजिए मैंने टिक मार्क कर दिया बेटा, A चला गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, बराबर है। आगे चलते हैं, अप्रोच देखते जाइए मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स दिया है EN इथाइलिन डाइएमाइन, बराबर है। कभी भी अगर यहाँ पे अगर आप देखें आपका इथाइलिन डाइएमाइन 3 माली आपका दिया हुआ है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है, बराबर है। तो कभी भी अगर 3 डाइडेंटेड लिगेंड्स दिखे कॉम्प्लेक्स में, कितने, 3 डाइडेंटेड, 2 नहीं 3, बराबर है। 3 डाइडेंटेड लिगेंड्स दिखे वो 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है बेटा। उसका ट्रांसफॉर्म बनता ही नहीं है, ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है, इसमें किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ये 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखिए, 3 डाइडेंटेड लिगेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स में दिखे वो 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बी का 1 मिल गया। चेक कर लीजिए, हमें मिला A का थर्ड और A का थर्ड गलत है, A का थर्ड, बराबर है। B का मिला फर्स्ट, B का 1, हमारा फोकस रहेगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में, बराबर है। आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें 5 अमोनिया के लिगेंड दिए हैं, NO2 का एक लिगेंड दिया है। 2 मत मानना, बोलो 5 + 2 = 7 लिगेंड्स वाले कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं हमारे पास में। मैक्सिमम लिगेंड्स कितने हो सकते हैं, 6, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। बट जो ये आपका NO2 दिया हुआ है बेटा, ये होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। सीधी बात, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखे, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड दिखे, तुरंत बोलेंगे सर ये लिंकेज आइसोमरेज शो करेगा। लिंकेज आइसोमरेज में शो करेगा, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। एम्बीडेंटेड तुरंत बोलेंगे लिंकेज आइसोमरेज में। अच्छी बात है। खाली एक बचा हुआ है, ये आपका वाटर है, तो वाटर से आप हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरेज में को रिलेट कर सकते हैं। वाटर का एक्सचेंज होता है इनसाइड या आउटसाइड द ब्रैकेट, बराबर है। तो डी का हो गया सेकेंड और सी का हो गया फोर्थ, सी का 4, डी का सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कंडीशन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
अच्छा, आगे बोला गया आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट में बोला गया फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी शो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। बेटा ये कैटेनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। क्या होता है बेटा? सेल्फ लिंकेज होता है, बराबर है। यहाँ पे बोला गया फास्फोरस आर्सेनिक, इसके बाद में एंटीमनी, क्या ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, हाँ बिल्कुल शो करते हैं। बेटा सेल्फ लिंकेज की जो प्रॉपर्टीज होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज 14 ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे खासतौर से कार्बन के बारे में बात करें, हंड्रेड्स ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रांचिंग में कनेक्ट हो सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण किया गया, बराबर है, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स का कैटेनेशन प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा माना जाता पूरी पीरियोडिक टेबल में। बट इसके बाद में अगर आप देखें फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, खासतौर से अगर आप लोगों ने व्हाइट फास्फोरस के बारे में सुना होगा, केमिकल फार्मूला होता है आपका P4, व्हाइट फास्फोरस 4 एटम हैं, 4 एटम ऑफ फास्फोरस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, बराबर है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स भी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बट इन कंपैरिजन टू ग्रुप 14 कम शो करेंगे। कार्बन के कंपैरिजन में इनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है? कम होती है। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें, आपका 4 फास्फोरस हो गए, बराबर, सभी को कनेक्ट कर दीजिए, सभी को, और हर एक फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? 3, और सिंस इनके पास में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक एक लोन पेयर सभी में मैंने चिपका दिया। तो ये हो गया सेल्फ लिंकेज वाला कंडीशन, बराबर है। आगे चलते हैं। बेटा ये स्टेटमेंट सही है। आपसे बोला गया P(C2H5 होल थ्राइस, आर्सेनिक C6H5 होल थ्राइस। बेटा ये इथाइल है, ये फिनाइल दिया है, अच्छी बात है। फॉर्म D(pi) बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, बराबर है। डी ब्लॉक है तो डी ऑर्बिटल होगा ही होगा। P और आर्सेनिक, फास्फोरस और आर्सेनिक के बारे में बोला जा रहा है। बेटा फास्फोरस के पास में 3D ऑर्बिटल होता और आर्सेनिक के पास में 4D ऑर्बिटल होता, बराबर है। तो जिनके पास में वो एलिमेंट, जिनके पास में, या एक ऐसा सेंट्रल एलिमेंट जिनके पास में D ऑर्बिटल है, वो D(pi) बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इनके पास में भी D ऑर्बिटल, इनके पास में भी D ऑर्बिटल, तो इनके D ऑर्बिटल या आपके ट्रांजिशन मेटल के D ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर सकते हैं और D(pi) का फॉर्मेशन कर सकते हैं, D(pi) का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कहानी है बेटा। भाई अगर D(pi) बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उनके पास में D ऑर्बिटल होना जरूरी है। आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म D(pi)P)। ये गड़बड़ हो गया बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में D ऑर्बिटल नहीं होता है। चेक करिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ये होता है 1s2 2s2, क्या हो जाएगा 2p3 हो गया। यहाँ पे आगे 2d ऑर्बिटल नहीं होता। अगर d ऑर्बिटल नहीं है तो D(pi) बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये P(pi) बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें नाइट्रोजन, ये N2 दिया हुआ है, बराबर है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग सभी लोग जानते हैं, N(N) हो गया। इसका भी p ऑर्बिटल और इसका भी p ऑर्बिटल, और यहाँ पे बन रहा है पाई बॉन्ड, P(pi) बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, बराबर है। नाइट्रोजन खासतौर से एक दिमाग में रखिए, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना बेटा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, इनके पास में D ऑर्बिटल नहीं होता। जो जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ये कोई भी एलिमेंट D(pi) बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या है? सही है, बराबर है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म P(pi) मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल सही है ना बेटा, ये आपका बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, अरे भाई अगर NO2 लिया हुआ है, NO2 लिया हुआ है, नाइट्रोजन के पास में भी p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास में भी p ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों एटम क्या है? सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। दोनों में से किसी के पास में भी D ऑर्बिटल नहीं है, ये कभी भी D(pi) बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन दिया गया केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया। कहाँ से लिया गया? केमिकल बॉन्डिंग से। अब बोला जा रहा है करेक्ट फॉर्मल चार्ज, बराबर है। करेक्ट फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पहले कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा।
फिर डायरेक्टली 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है फॉलो करिए मेरे को। अप्रोच देखिए। अब देखिए आगे चलते हैं। बेटा जो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मैं सीधा बॉन्ड्स ही लिख देता, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्यों लिखना फालतू का समय बर्बाद करने के लिए। ये फार्मूला है, बराबर है। अब आपसे बोला गया जब भाई फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए तो ये ऑर्डर फॉलो करिए, पहले सेकेंड का कैलकुलेट करिए, फिर फर्स्ट का, फिर इसके बाद में थर्ड का। 1 2 3 मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन में आंसर दिए गए, बराबर है, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीजन का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बेटा ये नॉन जो डॉट लिखे ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए। कितना बेटा आपका 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 2, लीजिए चिपका दिया, सब कुछ कैंसिल हो गया 0। सेकेंड का कितना आ गया 0, ये आपका 0 0 0 कैंसिल किया। हमारा आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ में लाइक कर रहा है, अच्छी बात है। अब मैं चलता फर्स्ट ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज बराबर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, अच्छी बात है, माइनस कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 डॉट लगे चिपका दिया, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बेटा कितने हैं 3, यहाँ पे 3 लिखा। कितना आ गया भाई +1 आ गया, सही जा रहा है, +1 आ गया। आगे चलते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं थर्ड ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज, बराबर है। इसका कितना आ गया +1 आ गया, सही जा रहा है। आगे चलते हैं बेटा। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और यहाँ पे अगर आप देखें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने डॉट हैं 6 और ये आपका -1 हो गया। कितना वैल्यू आ गया आपका -1, ये बेटा आपका हो गया -1 हो गया, अच्छी बात है ना भाई। चेक करिए 0 + 1 -1 0 + 1 -1 फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ गया आंसर। अब मैं सीधा चलता डायरेक्ट मेथड में। देखिए आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में सीखा होगा कि जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है -2 होता है। मतलब क्या है, जनरली ये कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है, बराबर है, 2 बॉन्ड। तो ये मान करके चलिए कभी भी अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड बनाए 2 बॉन्ड, तो इसके पास में कितना चार्ज होगा 0। चार्ज का मतलब फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन कभी भी 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये मान करके चलिए फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0 आ गया, अच्छी बात है। बट बाय द वे कभी भी अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता था पर 2 के बजाय कितना बनाया 3। कितना एक्स्ट्रा बनाया 1 एक्स्ट्रा बनाया, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, बराबर है। आगे चलते। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाए तो जितना कम बॉन्ड बनाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता था बट कितना कम बॉन्ड बनाया, 1 कम बॉन्ड बना रहा है, 1 कम बॉन्ड बना रहा है, बराबर है। 2 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन कभी भी अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मल चार्ज होगा 0। 2 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और 2 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाएगा तो आएगा नेगेटिव चार्ज। ये कहानी बेटा। और सेम कंडीशन नाइट्रोजन में भी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड, अच्छी बात है। बट तो अगर 3 बॉन्ड में इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा 0। बट बाय द वे अगर 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाए क्या आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाए क्या आना चाहिए नेगेटिव चार्ज। ये कहानी है। आगे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर, बराबर है। मेटेलिक करेक्टर के बारे में बोला जा रहा है। मेटेलिक करेक्टर बराबर है। मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या बेटा, जिन एलिमेंट का साइज ज़्यादा होता है उनका मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होता है। खासतौर से मेटल्स में मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है, नॉन मेटल्स में मेटेलिक करेक्टर कम होता है, बराबर है। नॉन मेटल का साइज छोटा होता है, बराबर है। तो यही हमें चीज़ चेक करना है, यही पॉइंट हमें नोटिस करना है कि भाई जिनका साइज ज़्यादा होगा उनका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ पे मेटल नॉन मेटल दोनों दिए गए,
बराबर है। तो नॉन मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर कम और मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा। पहले मैं उनको सेग्रीगेट कर लेता हूँ, चेक करिए। ये आपके एलिमेंट्स दिए गए, ठीक है। सोडियम बेटा ये आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, बराबर है बेटा। आ जाए, ये आपका दिया है थर्ड पीरियड का, बराबर है। आगे दिया गया बेरिलियम, बेटा ये आपका सेकेंड पीरियड क्या हो गया, सेकेंड पीरियड का। आगे दिया है मैग्नीशियम, अच्छी बात है। इसके बाद में आपका दिया है सिलिकॉन, इसके बाद में फास्फोरस। बेटा ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये मेटल है और ये जो एलिमेंट दिए हैं थर्ड पीरियड के नॉन मेटल है, बराबर है। क्लियर हो गया। इन नॉन मेटल का इन मेटल के कंपैरिजन में मेटेलिक कैरेक्टर कम होना चाहिए। तो पहले मैं इनको निपटा देता। इन दोनों में साइज किसका ज़्यादा, बेटा लेफ्ट वाले का साइज ज़्यादा, राइट वाले का साइज कम। फास्फोरस का साइज सिलिकॉन से कम होना चाहिए, बराबर है। तो जिसका साइज कम उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम, फिर इसके बाद में सिलिकॉन, बराबर है। अब मैं चलता मेटल में, ये तो मिल गया बेस्ड ऑन द साइज, हमने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे चलिए मेटल में भी साइज का फैक्टर वर्क करेगा। ये सेकेंड पीरियड का, ये दोनों थर्ड पीरियड का, तो सेकेंड पीरियड का साइज थर्ड पीरियड के कंपैरिजन में कम होता है। तो फिर इसके बाद में आ गया बेरिलियम। आगे चलते हैं, इन दोनों में लेफ्ट वाले का साइज ज़्यादा, मैग्नीशियम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो बेटा सोडियम का साइज सबसे ज़्यादा आ रहा है और साइज सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फास्फोरस सिलिकॉन बेरिलियम, फास्फोरस सिलिकॉन बेरिलियम, मैग्नीशियम सोडियम, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये कहानी है। आगे चलते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया आपका, although +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन लैंथेनाइड्स, मतलब डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में एफ ब्लॉक के सेक्शन से पूछा गया। सीरियम स्टिल शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, सीरियम के बारे में बोला गया। बेटा जो लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +3 होता है, +3। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +3 होता है। बट जो सीरियम होता है +4 शो करता है, बिकॉज रीजन बताया गया। आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जो स्टेटमेंट में दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले मैं क्या करता, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता, बराबर है। तो सबसे पहले क्या आता है, लैंथेनियम, इसके बाद में सीरियम। लैंथेनियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 57 और इसका कितना हो जाता है, 58। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4f1 5d1 और 6s2। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए आउटर वाले 3 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लूज कर लेता है, तो कितना शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, 2s के और d का 1, बराबर है। ये आपका 1 + 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब बचा 4f1, क्या बचा, 4f1, बराबर है। यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, आपके 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। तो यहाँ पे सीरियम क्या हो गया, +3 आ गया, यहाँ पे 4f1, बराबर है। अब ये पार्शली फिल्ड है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको फिर से उड़ाना है तो ज़्यादा स्टेबल स्टेट में, ज़्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा, बराबर है। तो इस स्टेप को फॉलो करने के लिए ये काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करता है सीरियम, ये चला गया +4 में, अब क्या हो जाएगा 4f0, 4f14 नहीं 4f0 होना चाहिए, +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के लिए। इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस इज रेडान। बेटा रेडान का कितना होता है, 86 के पास में नहीं आ रहा है, ये 54 के पास में आ रहा है, 54 के आसपास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट इक्वल्स 4f0, अरे हो गया ना भाई 4f0। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई एक इलेक्ट्रॉन और लूज करने के बाद में 4f0 में चला जाएगा, 4f0 में चला जाएगा और इस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये लूज करता है,
बोला गया भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है 61। अरे भाई 61 नहीं, कितना होता है 58। कितना होता है 58। ये कहानी बेटा 58 होता। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बराबर है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्सीजन एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लीजिए हो गया, ऑक्सीजन खाली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अरे गलत है ना भाई, गलत है। ये रेडॉक्स रिएक्शन से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। वहां पे सीखा हो गया जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, बट इट कैन आल्सो शो -1, -1/2, -1/3, +1, +2 ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो। बेटा जो -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है ये ऑक्साइड में होती है। अगर आप पराऑक्साइड ले लेते हैं, पराऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन कितना शो करेगा -1। अगर आपने लिया है सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना शो करेगा -1/2। अगर आपने लिया है ओजोनाइड, ऑक्सीजन कितना शो करेगा -1/3। कितना शो करेगा भाई -1/3। ये कहानी है बेटा। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बराबर है। बाकी तो चेक कर लेते हैं, कुछ सीखने वाले हैं बाकी ऑप्शन से। बाकी स्टेटमेंट सही क्यों है समझते हैं। बेटा बोला गया ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 10। कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टीज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। देखिए 2 बार ग्रेटर देन दिया गया और टॉप टू बॉटम जाने पर ये कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे एटम्स का साइज इंक्रीज होता है ना तो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से उनकी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई जहाँ कहीं भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर कैटेनेशन प्रॉपर्टीज अच्छी मानी जाती है। बराबर है। आगे चलते हैं, ये सही है। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी बॉन्ड विथ इटसेल्फ। बिल्कुल सही जा रहा है, बिकॉज कार्बन के पास में p ऑर्बिटल होता है, ये p बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अच्छा, जो पोर्शन आपको सीखना है यहाँ पे अगर आप देखें, फोर्थ वाले में ध्यान दो भाई। फोर्थ वाले में आपसे बोला गया ECl3 ट्राइक्लोराइड दिया गया। E क्या हो सकता है, बोरान एल्युमिनियम। ध्यान देना भाई केयरफुली। इज ए मोनोमर व्हेन E इज B। जब आपका BCl3 दिया है ये एग्जिस्ट करता है मोनोमेरिक फॉर्म में, अच्छी बात है। ए डाइमर व्हेन E इज एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड दिया है ये एग्जिस्ट करता है डाइमेरिक फॉर्म में। ये कहानी है, मोनोमेरिक फॉर्म और डाइमेरिक फॉर्म। बराबर है, मोनोमेरिक फॉर्म और डाइमेरिक फॉर्म। आप कैसे जस्टिफाई करें ये सही कि गलत है। देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका क्या लुईस एसिड है। बेटा अरे दोनों के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, दोनों 3-3 बॉन्ड बनाए। बोरान एल्युमिनियम ने 3-3 बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। बराबर है। ये आपका एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए शो करता है डाइमराइजेशन। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al2 ये आपका Cl6 ये हो गया डाइमराइजेशन। बराबर है। इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलो सर ये भी तो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं। समझते हैं बेटा, ये जो बोरान दिया हुआ है ये आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है और जो क्लोरीन दिया है ये आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। ये कहानी है, जो बोरान दिया है सेकेंड पीरियड का, क्लोरीन दिया है थर्ड पीरियड का। बराबर। दोनों के साइज में डिफरेंस है और साइज डिफरेंस होने की वजह से दोनों के बीच में प्रॉपर फ्रेटिंग नहीं हो पाती है, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से इनके बीच में जब डाइमराइजेशन होता है तो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये बेहतरीन ये चाहेगा कि भाई मोनोमेरिक फॉर्म में खुश हूँ। बराबर है। डाइमेरिक फॉर्म में नहीं जाएगा। यहाँ पे चेक करिए, ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट, दोनों का साइज सेम है, प्रॉपर फिटिंग है, अच्छी खासी ओवरलैपिंग होती है, तो इसका डाइमराइजेशन पॉसिबल है। बट ये ट्राइक्लोराइड का डाइमराइजेशन पॉसिबल नहीं होता, बोरान ट्राइक्लोराइड का। अगर आपका BH3 दिया है इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है डाइबोरेन में।
ये डाइमराइजेशन पॉसिबल है। बोरान का हाइड्रोजन के साथ में डाइमराइजेशन इतना अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, तो ये सीखा बेटा, ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट। आगे चलते हैं बेटा, आपसे बोला गया आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बराबर है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, समझते हैं बेटा। बोला जा रहा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज एमंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 3+। पहले मैं लिख लेता मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का आयन Mg2+, एल्युमिनियम का आयन एल्युमिनियम 3+, बराबर है। अब देखिए जो न्यूट्रल एटम होते हैं और जो उनसे बने हुए कैटायन होते हैं, तो कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में कम होता है। यह सीखा होगा आप लोगों ने भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही साइज कम। इन दोनों में देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है तो इसका साइज क्या हो गया? स्मॉलेस्ट साइज हो गया, स्मॉलेस्ट साइज। ये न्यूट्रल एटम है और इन न्यूट्रल एटम से बने हुए कैटायन है। कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में कम। अब इन दोनों कैटायन में साइज किसका कम? जिसका चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा। नेगेटिव चार्ज में कंडीशन उल्टा हो जाता। स्मॉलेस्ट साइज क्या मिल गया? एल्युमिनियम 3+। इन दोनों में न्यूट्रल में चलते हैं जिनका साइज ज़्यादा है। इन दोनों न्यूट्रल में किसका साइज ज़्यादा होना चाहिए? बेटा जो लेफ्ट वाला होगा उसका साइज ज़्यादा होगा, तो लेफ्ट में क्या दिया है? मैग्नीशियम, तो ये आपका हो गया लार्जेस्ट। ये हो गया आपका लार्जेस्ट। कहाँ है भाई? चेक करिए, लार्जेस्ट क्या दिया गया? एल्युमिनियम। अरे भाई एल्युमिनियम नहीं, मैग्नीशियम होना चाहिए। स्मॉलेस्ट में क्या दिया जा रहा है? मैग्नीशियम 2+। अरे भाई मैग्नीशियम 2+ नहीं, एल्युमिनियम 3+ होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बड़ा, ये ऑप्शन क्या है? सही हो गया। काम हो गया भाई, पहले ऑप्शन से ही हमारा काम हो गया। बाकी समझ लेते हैं कि बाकी अगर स्टेटमेंट सही हैं क्यों सही है। बोला जा रहा है कि IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 107 इज 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील, 7 का मतलब सेप्ट और लास्ट में लगाते हैं एम। अन, नील, सेप्टियम करेक्ट है, सही है। स्टेबिलिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज रेफर्ड टू एज डायगोनल रिलेशनशिप, बिल्कुल सही जा रहा है। दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता, बराबर है। आगे चलते हैं बेटा, इस ऑप्शन में आपको सीखने वाले हैं, बराबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें हमें चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा एल्युमिनियम दिया गया और Cl का चार्ज कितना होता है? -1। वाटर क्या हो गया? न्यूट्रल, 0 हो गया। टोटल चार्ज कितना है? +2। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +3 आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। ये आपका 3 दिया, चार्ज नहीं दिया गया बट अंडरस्टूड है। कोवैलेंसी, बेटा कोवैलेंसी होता क्या है? किसी भी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो जितने बॉन्ड बनाएगा वही उसका कोवैलेंसी होता है। कोवैलेंसी में कोई पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल नहीं आता, बराबर। यहाँ पे चेक करिए, जो सेंट्रल एटम दिया है आपका एल्युमिनियम और इसके साथ में कितने अदर एटम कनेक्टेड है? एक Cl का और 5 वाटर मॉलिक्यूल, एक Cl का और 5 वाटर मॉलिक्यूल। 5 + 1 = 6, तो कोवैलेंसी कितना हो गया? 6। ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं। अब देखिए, ध्यान देना भाई केयरफुली। बेटा ये जो क्वेश्चन पूछा गया फिर से आ गया, कहाँ से? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। अब डिपेंड करता है, DNA ब्लॉक लेवल में भी कवर कर लेते हैं, डिपेंड करता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी इस पोर्शन को कवर कर लेते हैं, बराबर है। कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। टाइटेनियम, अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, ये आपका टाइटेनियम है, +2 चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 3d2। अगर मैं इसका ऑर्बिटल नोटेशन लिखूंगा तो इसके पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? आपका 1 या आपका 2 हो गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2।
क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। अगर n का वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, बराबर है। n का वैल्यू 3 है तो म्यू का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, n का वैल्यू 4 है तो म्यू का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग, और n का वैल्यू 5 है तो म्यू का वैल्यू 5 पॉइंट, ऐसे ही रहता है। n का वैल्यू 2 है, अगर n का वैल्यू 2 है तो म्यू का वैल्यू 2 पॉइंट, कहाँ है भाई 2 पॉइंट? 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, सही हो गया। 2.84 बोर मैग्नेटॉन। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एन ब्रेकर्स एन प्लस 2, ये यूनिट हो गया बोर मैग्नेटॉन। ये वैल्यू प्लग इन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर ही आएगा, बराबर है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए ये खाली बच्चों को मार्क्स दिलाने के लिए दिए गए, मार्क्स दिलाने के लिए। हाँ, बशर्ते अगर आपने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया हुआ है 3 पोर्शन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बराबर है। आगे चलते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बराबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आप नोटिस करना भाई केयरफुली। मैच द फॉलोइंग। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ये आपके कैटलिस्ट दिए गए और यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन दिया गया। कौन सी केमिकल रिएक्शन में इन कैटलिस्ट को यूज करना है, बराबर है। अब ये क्लियरली आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं बता देता बेटा। ये आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है V2O5। अब बेटा जो केमिस्ट्री में हम लोगों ने सीखा है V2O5 के बारे में, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन किया जाता है वहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मेंटेनिंग 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस कंडीशन में अल्केन का एरोमेटाइजेशन होता, मतलब अल्केन में 6 कार्बन या मोर देन 6 कार्बन एरोमेटाइजेशन होगा। बट ये जो क्वेश्चन लिया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बराबर है, तो वो एप्लीकेशन में हटा देता। इनऑर्गेनिक में V2O5 कहाँ पे यूज किया गया? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। इस प्रोसेस से 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमें ऑब्टेन होता। V2O5 एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता। कहाँ है भाई आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है? प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका हो गया एक थर्ड, ये मैंने एलिमिनेट कर दिए। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में आयरन दिया हुआ है, आयरन एज ए कैटलिस्ट। बेटा एक बहुत ही कॉमन नेम रिएक्शन है हैबर प्रोसेस, ये आपका हो गया हैबर प्रोसेस। नाम सुनते ही पता चल गया होगा सॉरी। अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता N2 + 3H2, ये भी गैस और यहाँ से बनता अमोनिया गैस, बराबर है। आयरन एज ए कैटलिस्ट और इसमें डाला जाता मॉलिब्डेनम, बराबर है। ये प्रोमोटर की तरह काम करता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और इसी के साथ में कभी कभी स्मॉल क्वांटिटी में एल्युमिनियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड डाला जाता है इन ट्रेसेस, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। और जब ये रिएक्शन कराई जाती तो बेटा ये रिएक्शन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कराई जाती। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्यों बेटा? अगर आपने इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज किया हुआ है तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज, 2 मोल्स ऑफ गैसेज, इधर कितने 4 मोल्स ऑफ गैसेज, तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हमारे पास में क्या आ गया? बी का कहाँ है भाई अमोनिया? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बी का 1 कहाँ है भाई? बी का 1, बी का 4, ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन इधर राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इधर राइट आंसर। आंसर तो आ चुका हुआ है। एक समथिंग नया इंफॉर्मेशन जो हो सकता है आपके दिमाग में ना हो, बराबर है। थोड़ा ध्यान देना भाई केयरफुली। हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बस जो नेक्स्ट ऑप्शन है थोड़ा केयरफुल रहिए। सी में अगर आप देखें PdCl2 ये कैटलिस्ट दिया गया, इसका जिक्र बुक में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कहाँ पे और कैसे यूज करना मैं डिटेल बताता। बेटा जब कभी भी हम जो
अल्काइन होते ना, अल्काइन, जब आप इनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर इनके साथ में ऐड करेंगे, तो ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होने के पहले इनका होता है टाटोमराइजेशन। और जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो वहाँ पर ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है। आपने नोट में ऐड कर लेना भाई। जैसे मेरे पास में CH थी, या मैं ले लेता हूँ ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, मैंने इसका क्या किया, हाइड्रेशन कराया, ये आपका Hg2+ और ये आपका H+ हो गया। यहाँ से हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है, बराबर। सिमेट्रिकल अल्काइन है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक साइड H+, दूसरे साइड OH-, बनेगा क्या बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका OH बना। ये कहानी है। इन एंड ऑल, इनॉल बना, बराबर है। टाटोमराइजेशन कराइए, क्या कराएंगे, टाटोमराइजेशन, ये आपका हो गया टाटोमराइजेशन कराएंगे। तरीका क्या है, शॉर्टकट, ये पाई बॉन्ड को इधर भेजिए, हाइड्रोजन को यहाँ पे भेज दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3, ये आपका CHO, एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इथाइन का हाइड्रोलाइसिस किया, कन्वर्ट हो गया एथेनॉल में, और जब ये रिजेंट यूज किया जाता तो यहाँ पे PdCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता। कभी कभी इसकी जगह पर CdCl2 भी यूज कर लेते हैं। ये कहानी है बेटा। कहाँ पर दिया है भाई, आपका PdCl2, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू एथेनॉल, PdCl2 C का 4 और ये आपका चला जाएगा इसमें D का 2। बेटा ये थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और बाकी जो भी क्वेश्चन मिले आपने देखा होगा। अगर NCERT आपने बहुत ही थारोली स्टडी किया हुआ है तो इन क्वेश्चन का अप्रोच बहुत ही आसान है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।